जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेवल इंडिया। जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली उन भक्तों के लिए जो वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले हैं या फिर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो उनके मन में बहुत से सवाल उठते हैं, कैसे वैष्णो देवी की यात्रा पे जाना चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा, वैष्णो देवी में रुकने की क्या व्यवस्था है, वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वैष्णो देवी की यात्रा में कितना समय लगता है और आखिर में जानेंगे वैष्णो देवी की यात्रा में कितना खर्च आता है और कैसे आप पहले से सारी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और यात्रा पर्ची आपको कहाँ से मिलेगी। इसके अलावा जो भक्त बजट कम होने के कारण वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आज की वीडियो में बहुत कम बजट में लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए में कैसे वैष्णो देवी की यात्रा वो भक्त कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं और सभी भक्त कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बाई ट्रेन। अब कटरा में श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहां के लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधे ट्रेन चलने लगी, तो आप बाई ट्रेन कटरा जा सकते हैं। अगर आपके शहर से कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको जाना होगा जम्मू तवी। आप बाई ट्रेन जम्मू तवी पहुंच जाइए। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप बना हुआ है, जहाँ से हर 10 मिनट में कटरा के लिए बसें चलती है, तो आप बाई बस कटरा जा सकते हैं। बस में आपको पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और आप 1.5 से 2 घंटे में बाई बस कटरा जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। बात करते हैं कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। वैसे कटरा में बहुत सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल बने हुए हैं, जिनमें 300 रुपए से लेके 2500 रुपए तक में रूम मिल जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कटरा में सबसे कम बजट में आपको रुकने के लिए कहाँ पर मिलेगा। तो कटरा बस स्टॉप जब आप पहुंच जाते हैं तो बस स्टॉप के पास में ही बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का निहारिका भवन, जिसमें आपको मात्र 100 रुपए में डोरमेट्री मिल जाती है, जो कि कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप निहारिका भवन में रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एसी रूम 1450 रुपए और नॉन एसी रूम 850 रुपए में मिल जाता है। अब बात आती है आपको निहारिका भवन में बुकिंग कैसे करनी है। तो निहारिका भवन में पहुंचने के बाद भी आप डायरेक्ट बुकिंग काउंटर पे जाके भी निहारिका भवन में डोरमेट्री और रूम की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट श्री माता वैष्णो देवी .org पे जाके भी पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सीधे एक क्लिक पर श्री माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत से भक्त जाके अर्धकुमारी में नाइट स्टे करते हैं, जहाँ पे गर्भजून मंदिर है। इसके अलावा बहुत से भक्त सीधे भवन पे जाके भी नाइट स्टे करते हैं। तो कैसे आपको अर्धकुमारी में स्टे करना है और कैसे आपको भवन में स्टे करना है, इसकी भी बात आप पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अगर आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है। तो अर्धकुमारी में श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा 2 भवन बने हुए हैं, जिसमें एक भवन में आपको 700 रुपए में रूम मिल जाता है और दूसरा भवन बना हुआ है जिसमें आपको 120 रुपए में डोरमेट्री मिल जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो आपके लिए डोरमेट्री बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों बात करते हैं भवन पे रुकने की क्या व्यवस्था है। तो भवन पे टोटल 3 श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के भवन बने हुए हैं। सबसे पहला है मनोकामना भवन, जिसमें आपको 120 रुपए में पर बेड सिस्टम में डोरमेट्री उपलब्ध हो जाती है, तो आप डोरमेट्री लेके भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा वहीं भवन के पास में बना हुआ है मेन भवन कॉम्प्लेक्स और गौरी भवन। अगर आप मेन भवन कॉम्प्लेक्स में रुकना चाहते हैं तो आप डबल बेडरूम लेते हैं तो आपको 1600 रुपए, अगर आप 4 बेडेड वाला रूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 2300 रुपए देना होगा। इस भवन में आपको डोरमेट्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। और अगर आप गौरी भवन में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप अगर 2 बेड वाला रूम लेते हैं गौरी भवन में, इसके लिए आपको 900 रुपए, अगर आप 4 बेड वाला रूम लेते हैं गौरी भवन में तो इसके लिए आपको 1450 रुपए, अगर आप 6 बेड वाला रूम लेना चाहते हैं गौरी भवन में तो इसके लिए आपको 1900 रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप बहुत कम बजट में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो डोरमेट्री बहुत बेस्ट ऑप्शन है और बहुत साफ सुथरी डोरमेट्री होती है। आपको डोरमेट्री में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों बात करते हैं कैसे आपको डोरमेट्री की बुकिंग करनी है। तो डोरमेट्री की बुकिंग आप चाहें तो पहले से ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर कटरा में निहारिका भवन बना हो, निहारिका भवन पहुंचने के बाद भी बुकिंग आप कर सकते हैं। अगर आप सीधे भवन में पहुंचने के बाद या फिर अर्धकुमारी में पहुंचने के बाद डोरमेट्री बुकिंग करना चाहते हैं तो बाई चांस ही आपको डोरमेट्री मिलेगी, नहीं तो आपको डोरमेट्री मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर लें या फिर आप कटरा में निहारिका भवन पहुंचने के बाद डोरमेट्री की बुकिंग कर लें। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है, अर्धकुमारी में रुकने की क्या व्यवस्था
व्यवस्था और भवन में रुकने की क्या व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा सही समय रहेगा आपको वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। तो साल में 2 बार नवरात्रि पड़ती है, तो इन 2 नवरात्रि पे आपको वैष्णो देवी की यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और मानसून के समय में यहाँ बरसात होती है, तो आप मानसून के समय भी वैष्णो देवी की यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप साल भर वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सबसे अच्छे समय की बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच में अगर आप अपनी यात्रा प्लान करते हैं वैष्णो देवी की, इस समय वैष्णो देवी यात्रा पे बहुत कम श्रद्धालु आते हैं, इसमें आपको काफी आसानी होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो वैष्णो देवी में बहुत सारे होटल बने हुए हैं जिनमें आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है। 50 रुपए से लेके 80 रुपए में थाल सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको भरपेट खाना मिल जाता है। अगर सुबह से लेके रात तक खाने की बजट की बात करो तो 150-200 रुपए का खर्च आने वाला है पर पर्सन के हिसाब से खाने पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैसे आपको वैष्णो देवी मंदिर में जाके दर्शन करना है। अगर आप शाम तक कटरा पहुंचते हैं तो रात में नाइट स्टे आप कटरा में ही कर लीजिए और सुबह सुबह जल्दी उठ के अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। लेकिन यात्रा करने से पहले आपको यात्रा का अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए कटरा बस स्टॉप पे ही यात्रा काउंटर रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको बाण गंगा चेक पोस्ट 4 घंटे के अंदर पार करनी होती है। बाण गंगा चेक पोस्ट आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो कटरा बस स्टॉप से ही ऑटो चलते हैं जो 20 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं और आपको बाण गंगा चेक पोस्ट तक छोड़ देते हैं। बाण गंगा चेक पोस्ट पे आपके पूरे सामान की चेकिंग होती है, आपकी चेकिंग होती है और आपके साथ जो यात्रा पर्ची आपको दी जाती है उसको स्कैन किया जाता है। इसके बाद यहाँ से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं या आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो यहीं से आपको पिठू पालकी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप पिठू से अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 600 रुपए, अगर आप पिठू से सीधे भवन तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने सबसे सस्ते ऑप्शन मतलब पैदल ट्रैकिंग करते हुए भवन तक जाने के लिए। तो जैसे ही आप बाण गंगा चेक पोस्ट पार करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे गुलशन कुमार जी का भंडारा चलता है। यहाँ पे आप जाके माता वैष्णो देवी का प्रसाद ले सकते हैं और यहीं से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक नया रास्ता बन गया जिसे नया ताराकोट मार्ग कहते हैं और एक वही पुराना रास्ता है जिसपे आपको चरण पादुका और अर्धकुमारी के दर्शन होते हैं, आप भवन तक पहुंचते हैं। जो ताराकोट का मार्ग है वो भी आपको अर्धकुमारी पे ही जाके निकालता है। लेकिन जो ताराकोट का मार्ग है ये 2 किलोमीटर लंबा है। इसमें आपका एक फायदा एक नुकसान है। फायदा आपका ये है कि इस रास्ते पे सिर्फ पैदल यात्री को जाने दिया जाता है और जो पुराना रास्ता है इस पे पालकी घोड़ा खच्चर भी चलते रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पुराने रास्ते से अपना पैदल सफर करें, क्योंकि अगर आप पुराने रास्ते से जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर का सफर कम तय करना होगा। अगर आप नए ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो उसके लिए आपको 2 किलोमीटर ज्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं इसी पुराने वाले रास्ते से। तो आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पड़ेगी बाण गंगा। कहते हैं माता वैष्णो देवी ने बजरंगबली की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर बाण गंगा प्रकट की थी और उसी से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और माता जी ने यहीं पे अपने बाल भी धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। बाण गंगा से 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद अब हम लोग पहुँचते हैं माता के चरण पादुका मंदिर। कहते हैं यहीं पे माता जी ने भैरव जी को पलट के देखा था, इसलिए यहाँ पे माता जी के चरण के निशान पड़ गए थे और इसीलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका पड़ा। तो यहाँ पे सभी भक्त रुक के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप जब पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको रास्ते भर बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती हैं। पूरे रास्ते भर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जगह जगह माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंटीन भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जगह जगह वॉशरूम भी बने हुए हैं। तो पूरा जो ट्रैक है माता वैष्णो देवी का बहुत ही साफ सुथरा आपको देखने को मिलेगा और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए वहाँ पे जगह जगह पे क्लिनिक भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों चरण पादुका के दर्शन करने के बाद अब हम पैदल ट्रैकिंग करते हुए पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी मंदिर। अर्धकुमारी मंदिर में गर्भजून बना हुआ है। कहते हैं यहीं पे माता रानी ने 9 महीने वास किया था, इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अर्धकुमारी में दर्शन करने। तो अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए ग्रुप नंबर का सिस्टम रखा गया है। यहाँ जाने के बाद आपको ग्रुप नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद जब आपका नंबर आ जाता है तब आप जाके अर्धकुमारी में दर्शन कर सकते हैं। अगर मैं ग्रुप नंबर में कितना टाइम लगेगा आने में तो बात करूँ, अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो उसमें कभी कभी 12 से 14 घंटे का समय भी लग जाता है। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो इसमें आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो आप अर्धकुमारी पहुंच जाइए। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो 3-4 घंटे वेट करके दर्शन कर लीजिए माता रानी के। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इधर से जाइए, अर्धकुमारी में अपना टोकन नंबर प्राप्त कर लीजिए। टोकन नंबर प्राप्त करने के बाद आप भवन की तरफ चले जाइए, भवन में दर्शन करिए, वापसी में आके अर्धकुमारी के दर्शन कर लिए। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा अगर आप पीक सीजन में
जाते हैं। तो अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आप 3-4 घंटे का वेट करके पहले अर्धकुमारी में दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद ही आप अपनी भवन की यात्रा करें। और दोस्तों अगर आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ अर्धकुमारी में रुकने की क्या व्यवस्था और कैसे आप अर्धकुमारी में रुक सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अर्धकुमारी से आगे चल रहे हैं। अब अर्धकुमारी से बैटरी कार भी चलती है। अगर आप बैटरी कार से अर्धकुमारी से भवन तक जाना चाहते हैं तो आप बैटरी कार का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको 360 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा और आप 10 से 15 मिनट में बैटरी कार से ही भवन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि वहाँ पे जब आप टोकन के लिए लाइन लगते हैं, बैटरी कार का टिकट लेने जाते हैं, तो मात्र 70 से 80 लोगों को ही टिकट दिया जाता है और हर 3 घंटे में एक बार विंडो ओपन होती है, जिससे कि वहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो अपने पहले ही ऑनलाइन टिकट निकाल ले बैटरी कार का, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं वहाँ पहुंचने के बाद मैं बैटरी कार का टिकट लगे हाथ ले लूंगा, तो इसमें आपका 5 से 6 घंटे का समय जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप पैदल ट्रैकिंग करके कटरा से भवन तक जाते हैं तो कितना समय लगेगा, ये आपकी नॉर्मल स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत आराम से ट्रैकिंग करते हैं तब भी आप 8 से 9 घंटे में माता रानी के दरबार पहुंच जाते हैं। तो अभी हम माता रानी के दरबार पहुंच चुके हैं। अब आप कैसे यहाँ पे दर्शन करने, यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, कौन सा तरीका सही रहेगा दर्शन करने के लिए। तो अगर आप माता रानी के दरबार में शाम के 7-8 बजे तक पहुंचे हैं तो आप तुरंत ही वहाँ पे बहुत सारे वॉशरूम बने हुए हैं, आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, वहाँ पे बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए, इस क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करवा दीजिए और माता रानी के जाके दर्शन कर लीजिए। और अगर आप रात के 10-11 बजे तक पहुंचते हैं, मतलब अर्धकुमारी में दर्शन करने के बाद आप पहुंच रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक नाइट का नाइट स्टे कर लीजिए। नाइट स्टे करने के बाद आप सुबह सुबह मॉर्निंग में जाके माता रानी के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद फिर आप भैरव बाबा के दर्शन करने चले जाइए। और अब बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए भी आपके पास रोपवे का सहारा हो गया है, जिसके लिए आपको 100 रुपए का मात्र टिकट लेना होता है और आप 15 से 20 मिनट में भैरव बाबा पहुंच जाते हैं। और भैरव बाबा में दर्शन करने के बाद अगर आप अर्धकुमारी में वापसी में दर्शन करना चाहते हैं तो वापसी में आके अर्धकुमारी के दर्शन कर लीजिए और दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए। और अगर आप पहले से अर्धकुमारी के दर्शन कर चुके हैं तो आप सीधे नीचे कटरा आ सकते हैं। और दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर आप फ्री में वैष्णो देवी भवन पे रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो वहाँ पे बहुत बड़े हॉल बने हुए हैं और वहीं पे बहुत सारे कम्बल स्टोर बने हुए, वहाँ से आप 100 रुपए जमा करके कम्बल ले सकते हैं और आप वहीं हॉल में जाके नाइट स्टे बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जब सुबह आप जाएंगे कम्बल वापस करने तो आप जो 100 रुपए जमा करते हैं वो 100 रुपए भी आपको वापस कर दिए जाते हैं। वैष्णो देवी में ऐसा तब होता है जब वहाँ पे सारे डोरमेट्री फुल होते हैं, रूम फुल होते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे जो बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं तो फिर आप वहाँ पे जाके भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं तो एक नाइट का स्टे या तो आप अर्धकुमारी में बना लीजिए फिर भवन में बना लीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब बात करते हैं कितना खर्च आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे कम बजट में बताऊंगा। तो अगर आप बॉयज एंड लड़के हैं, ग्रुप में जा रहे हैं तो आप डोरमेट्री का सहारा लीजिए। आप अगर 3 नाइट का स्टे भी करते हैं तो मात्र 400 रुपए के आसपास में आपका रहने का खर्च हो जाएगा। और खाने का खर्च की बात करें तो 450 रुपए के आसपास का खर्च खाने पे आएगा। और अदर खर्च भी अगर हम 500 मान लेते हैं तो लगभग 1500 रुपए में आप वैष्णो देवी की यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों आप वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद जा सकते हैं शिवखोड़ी की यात्रा। अगर आपने अभी तक हमारी शिवखोड़ी यात्रा का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाके शिवखोड़ी यात्रा का वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताया जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। और सभी भक्त कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.